क्या मतलब? पूरे शहर में गैस नहीं है? रमाकांत की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। उनकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। अरे, आज मेरे बाबूजी का श्राद्ध है रवि। उन्होंने गुस्से में लाठी जमीन पर पटकी। पूरे गांव के पंचों को न्योता दिया है मैंने, और तू कह रहा है कि गैस नहीं है? रवि सिर झुकाए खड़ा था, जैसे हर शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहा हो। बाबूजी, एजेंसी वाले ने हाथ खड़े कर दिए, उसने धीमी आवाज में कहा। पीछे से हड़ताल चल रही है। ब्लैक में भी कोई सिलेंडर नहीं दे रहा। उसने गहरी सांस ली, थकी हुई आंखों से पिता की तरफ देखा। मैंने 3 गांव छान मारे, कहीं एक बूंद गैस नहीं मिली। लेकिन रमाकांत के दिल में जो डर उठ रहा था, वो सिर्फ गैस खत्म होने का नहीं था, वो था पूरे गांव के सामने अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाने का। रमाकांत ने गुस्से में पास पड़ा लोहे का फावड़ा उठाया और जोर से जमीन पर मार दिया। ये खनन खनन करता लोहा आज मेरे बाप दादा की इज्जत को चौराहे पर नीलाम कर देगा। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें दर्द ज्यादा था, गुस्सा कम। अचानक उनकी नजर बहू सुमन पर पड़ी, जो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। और बहू, उनकी आवाज और तेज हो गई, तुझे आज ही याद आना था कि गैस खत्म है? सुमन ने कांपती आवाज में कहा। बाबूजी, मैंने परसों ही रवि जी को गैस की पर्ची दी थी। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। और कल रात भी बताया था कि गैस बिल्कुल आखिरी सांस पर है। उसने चूल्हे की तरफ इशारा किया। चूल्हे की आंच नीली से पीली हो गई थी। सुमन जानती थी, आज अगर खाना नहीं बना तो सिर्फ श्राद्ध नहीं रुकेगा, इस घर की इज्जत भी टूट जाएगी। रमाकांत ने सिर झुकाकर कहा, हां बाबूजी, सुमन ने बताया था। उसकी आवाज में पछतावा था। पर मुझे लगा आज सुबह तक हड़ताल खुल जाएगी। वो धीरे से बोला, मेरी गलती है। रमाकांत ने तिरछी नजर से देखा। तेरी गलती? उन्होंने घड़ी की तरफ देखा। 12 बज चुके हैं। उनकी आवाज कांप उठी। 2 बजे सरपंच जी और 100 लोग पत्तल बिछाकर बैठ जाएंगे। उन्होंने चारों तरफ देखा। कहां से लाऊंगा आग? बारिश से भीगी लकड़ियां कोने में पड़ी थीं। उनसे हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। लकड़ियां भी तो कल की बारिश में भीग गई हैं। उन्होंने लकड़ियों को हाथ से छुआ। इनमें से सिर्फ धुआं उठेगा, आग नहीं। अब वक्त बहुत कम था और हर बीतता मिनट रमाकांत की इज्जत को खतरे के और करीब ले जा रहा था। तभी सुमन ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, अगर आप इजाजत दें तो एक उपाय है। सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ उठीं। रमाकांत ने भौएं सिकोड़ लीं। उपाय? उन्होंने व्यंग से हंसते हुए कहा, तू जादू टोना करेगी क्या, या फूंक मार के चूल्हा जलाएगी? सुमन ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर बोली, बाबूजी, ये जादू नहीं, विज्ञान है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था। हमारे तबेले में गाय का इतना सारा ताजा गोबर है। सब एकदम चौंक गए। और वो नीला वाला बड़ा ड्रम भी खाली है। अगले ही पल सुमन ने जो कहा उसे सुनकर रमाकांत का खून खौल उठा। मैं सिर्फ 1 घंटे में गोबर गैस का देसी जुगाड़ बना सकती हूँ। आंगन में सन्नाटा छा गया। कम से कम इतना खाना तो बन ही जाएगा कि पंचों की पत्तल खाली ना रहे। रमाकांत का चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास है ये? उन्होंने गुस्से से कहा। गोबर की गैस से मेरे बाबूजी के श्राद्ध का पवित्र खाना बनेगा? उनकी आवाज कांप रही थी। इस घर की बहू अब आंगन में कबाड़ और गोबर सनेगी? लेकिन सुमन के मन में एक सवाल जल रहा था। क्या सच में इज्जत परंपरा से बचती है या समझदारी से? रवि भी घबराकर बोला, सुमन पागल हो गई है, ये सब किताबों में होता है। सुमन ने तुरंत जवाब दिया, असलियत में भी होता है रवि जी। उसकी आवाज अब मजबूत थी। मैंने अपने मायके में कॉलेज के प्रोजेक्ट में ये खुद बनाया है। उसकी आंखों में पुराने दिनों की याद चमक उठी। बस एक प्लास्टिक का पाइप और उस ड्रम का ढक्कन टाइट करना है। अब फैसला रमाकांत के हाथ में था। या तो वो बहू की बात माने या पूरे गांव के सामने झुकने की तैयारी करे। रमाकांत ने दहाड़ते हुए कहा, अगर तूने उस नीले ड्रम को हाथ भी लगाया ना। उनकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। तो उसी आग में मैं अपनी जान दे दूंगा। आंगन में सन्नाटा जम गया। हवा भी जैसे रुक गई थी। चल रवि, उन्होंने गुस्से से कहा, हलवाई को मना कर दे, टेंट उखड़वा दे। उनकी आवाज टूटने लगी। गांव वालों से कह दे कि रमाकांत भिखारी हो गया है। लेकिन उसी पल
सुमन की आंखों में बचपन की एक याद चमकी। वो दिन जब कॉलेज में सब उस पर हंस रहे थे और उसने अकेले अपने हाथों से पहला बायोगैस मॉडल बनाया था। उसे तब भी सबने रोका था और आज भी सब रोक रहे थे, लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ उसका सपना नहीं, पूरे घर की इज्जत थी। सुमन के हाथ तेजी से काम कर रहे थे, माथे पर पसीना मोतियों की तरह चमक रहा था और उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, आज यही गोबर मेरे ससुर जी की इज्जत बचाएगा। वो हाफते हुए पाइप को कस रही थी, ड्रम का ढक्कन बार बार चेक कर रही थी। बस बस थोड़ा और। लेकिन उसे पता था, अगर इस ड्रम में जरा सी भी लीक रह गई तो सिर्फ गैस नहीं, इस घर की आखिरी उम्मीद भी निकल जाएगी। उधर आंगन में रमाकांत की आवाज गूंज रही थी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने गुस्से से लाठी जमीन पर पटकी। जाओ यहां से, हलवाई को बोलो अपना सामान समेटे। रवि घबराकर उनकी तरफ देखने लगा। रवि, सुन रहा है? गांव वालों को मना कर दे, कह दे रमाकांत मर गया। उनकी आवाज टूटने लगी। पहली बार रमाकांत के मुंह से अपनी ही मौत की बात निकली थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था आज उनकी इज्जत सच में मरने वाली है। रवि ने धीरे से कहा, शांत हो जाइए बाबूजी, कुछ और सोचते हैं। उसने भीगी लकड़ियों की तरफ देखा। लकड़ियां धूप में रख देते हैं, शायद थोड़ी सूख जाएं। रमाकांत की आंखें भर आईं। धूप में? उन्होंने कड़वी हंसी हंसी। धूप में मेरी इज्जत सूख रही है रवि। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा। 2 बजे सरपंच जी आएंगे, 100 लोगों की भीड़। उनकी आवाज भर्रा गई। खाली पत्तल। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। मेरा बाप दादा नर्क में सड़ेगा गंगा, आज सब खत्म हो गया। लेकिन उसी वक्त गौशाला की तरफ से हथौड़ी की तेज आवाज सुनाई दी। सुमन तेजी से काम कर रही थी। बाबूजी तक ये आवाज न पहुंचे। उसने खुद से कहा, बस एक छेद, लीक नहीं होना चाहिए। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर लीक हुआ तो आंच नहीं पकड़ेगी। उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, गर्मी बढ़ा दे, इस ड्रम को जल्दी गर्म कर दे। अब लड़ाई सिर्फ समय से थी और हर गुजरता मिनट सुमन के हौसले की परीक्षा ले रहा था। उधर आंगन में रवि बेचैन होकर बोला, बाबूजी, सुमन काफी देर से दिख नहीं रही। वो गौशाला की तरफ गई थी। मैं जाके देखूं? रमाकांत ने तिरस्कार से कहा, छोड़ो उसे भी अपनी लाज प्यारी होगी। उन्होंने व्यंग से कहा, जाकर अपने कमरे में छिप गई होगी। लेकिन रमाकांत को क्या पता था, जिसे वो भागा हुआ समझ रहे थे, वो उसी वक्त उनकी इज्जत बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। अचानक रवि की आवाज गूंजी, रवि जी, जल्दी इधर आइए। वो दौड़ते हुए गौशाला की तरफ गया। सुमन, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? रमाकांत भी पीछे पीछे पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी आंखें फैल गई। ये क्या गंदगी फैलाई है तूने? उन्होंने गुस्से से चिल्लाया। मैंने मना किया था ना, मेरी बात काट कर तूने ये गोबर। लेकिन उसी पल घड़ी ने 2:45 दिखाए और वक्त अब पूरी तरह हाथ से निकल चुका था। सुमन हाफते हुए बोली, गोबर गैस बनने में वक्त लगता है, पर उसने कांपते हाथों से ड्रम की तरफ इशारा किया। मैंने ड्रम के नीचे गीली लकड़ियां जलाकर उसे गर्म किया है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। गैस बननी शुरू हो गई होगी। बस एक मौका दीजिए। रमाकांत गरज उठे। मौका? तूने मेरे हुक्म की अवहेलना की है, इस घर की पवित्रता भंग कर दी। उन्होंने लाठी उठाई। हट जा सामने से। रवि घबराकर बोला, बाबूजी नहीं। सुमन, तू हट जा। लेकिन इस बार सुमन हटने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे पता था अब पीछे हटना मतलब हार जाना। सुमन ने दृढ़ आवाज में कहा, रोक लीजिए मुझे बाबूजी, पर यह चूल्हा मैं जलाकर ही रहूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर इरादा लोहे जैसा मजबूत था। अगर आंच नहीं निकली, उसने लाठी की तरफ देखा, तो ये लाठी मेरे सिर पर, और अगर निकल आई, उसकी आंखों में चमक आ गई, तो ये लाठी उस टेंट वाले के सिर पर। अचानक, बाबूजी, आग! सुमन चीख उठी। आग जल गई। चूल्हे से नीली लौ उठने लगी। मैंने कहा था ना, विज्ञान काम करेगा। आग सच में जल चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि रमाकांत अभी भी उस आग को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। रमाकांत गुस्से से चिल्लाए, बंद कर इसे, अभी इसी वक्त बुझा इस आग को। सुमन स्तब्ध रह गई। बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? बाहर से लोगों की आवाजें आने लगी। 2:45 बज गए हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं। रवि बोला, बाबूजी, ये आग नहीं बुझा सकते। रमाकांत दहाड़े, ये आग नहीं, इस कलमुही का घमंड जल रहा है। उनकी आंखों में जिद थी।
मेरे बाबूजी के श्राद्ध का खाना गोबर की गैस पर बनेगा। अब लड़ाई सिर्फ गैस की नहीं थी, ये लड़ाई थी परंपरा और समझदारी के बीच। सुमन की आवाज अचानक शांत हो गई। गोबर अशुद्ध कब से हो गया बाबूजी? सब चुप हो गए। आज सुबह ही तो मैंने इसी गौ माता के गोबर से इस पूरे आंगन को लीपा है। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। तब वही गोबर पवित्र था, और आज जब वही आपकी पगड़ी बचाने के लिए आग बना, उसकी आवाज भर्रा गई। तो वो अशुद्ध हो गया। सुमन की बात सुनकर पहली बार रमाकांत चुप हो गए, और तभी रवि ने धीरे से कहा, बाबूजी, सुमन बिल्कुल सच कह रही है। किसी को क्या पता चलेगा कि गैस कहां से आ रही? लेकिन सवाल अब यह था, क्या रमाकांत अपनी जिद छोड़ पाएंगे या अपनी ही इज्जत को अपने हाथों से जला देंगे? रसोई के बाहर लोगों की आवाजें तेज होती जा रही थीं, और अंदर सुमन के हाथ कांपते हुए पाइप को पकड़े हुए थे। बस खाना बनने दीजिए, सुमन ने धीमी लेकिन अड़िग आवाज में कहा। सरपंच जी बाहर आ चुके हैं। रमाकांत की आंखों में डर और जिद दोनों तैर रहे थे। ये घर मेरा है, उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, और यहां मेरे नियम चलेंगे। अब मामला सिर्फ गैस या खाने का नहीं रहा था, ये लड़ाई थी रमाकांत की जिद और सुमन की समझदारी के बीच। सुमन ने घबरा कर कहा, पाइप मत खींचना, एमसील अभी कच्ची है। उसकी सांसें तेज हो गई। जोड़ खुल जाएगा और गैस लीक हो जाएगी। लेकिन रमाकांत ने गुस्से में पाइप झटका। बाबूजी, ये क्या कर दिया आपने? रसोई में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अगर अभी पाइप छूट जाता तो सिर्फ खाना नहीं रुकता, एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। रवि ने घबराकर चिल्लाया, खड़े मत रहिए, हलवाई को आवाज दीजिए। सुमन ने दांत पींच लिए। मैं इस पाइप को नहीं छोड़ूंगी। उसके हाथों की नसें उभर आई थीं, त्वचा छिलने लगी थी, लेकिन पकड़ ढीली नहीं हुई। बाहर से आवाज आई, अरे रमाकांत भाई, कहाँ हो? पत्तल बिछ गई हैं, भूख लगी है भाई। सरपंच की भारी आवाज आंगन में गूंज उठी। अब सिर्फ कुछ मिनटों का फर्क था, या तो खाना परोसा जाएगा या सैकड़ों लोगों के सामने इज्जत टूट जाएगी। रवि ने फिर कहा, बाबूजी, अब तो मान जाइए। उसने सुमन के हाथों की तरफ देखा। खून की हल्की धार उभर आई थी। सुमन के हाथों से खून निकल आया है। सुमन ने दर्द दबाकर कहा, जब तक 100 लोगों की पत्तलों पर पूड़ी नहीं परोसी जाती, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे हाथ यहां से नहीं हटेंगे। अब सुमन सिर्फ गैस नहीं पकड़ रही थी, वो अपने ससुर की इज्जत अपने हाथों में थामे खड़ी थी। तभी हलवाई अंदर आया। वाह मालिक, उसने हंसते हुए कहा, पूरे शहर में गैस नहीं मिली और आपने ब्लैक सिलेंडर का जुगाड़ कर ही लिया। रमाकांत ने एक पल के लिए राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय सरपंच की नाक सिकुड़ गई। रमाकांत, उन्होंने गहरी सांस ली। ये अजीब सी बदबू कैसी आ रही है? एक छोटी सी बदबू अब पूरे राज को खोल सकती थी। सरपंच ने चारों तरफ देखा, जैसे कहीं गोबर सड़ रहा हो। रमाकांत का दिल जोर से धड़कने लगा। तुरंत रवि बोला, हवा उल्टी चल रही है सरपंच जी, तबेले से आ रही होगी। हलवाई ने भी हां में हां मिलाई। हां, तेल तो एकदम बढ़िया है। लेकिन सरपंच की नजरें रुक गईं। अरे, उन्होंने भौवें सिकोड़ ली। ये सिलेंडर कहां है? उनकी नजर दीवार के पीछे जाती लाल पाइप पर टिक गई। और ये लाल पाइप किधर जा रहा है? अब सच छिपाना लगभग नामुमकिन हो चुका था, और हर सेकंड राज खुलने के और करीब ले जा रहा था। सरपंच आगे बढ़े। हटो, मुझे देखने दो। रमाकांत घबराकर उनके सामने खड़े हो गए। कुछ नहीं है सरपंच जी, बस वॉल्व थोड़ा ढीला है। लेकिन सरपंच गुस्से से बोले, ऐसा क्या पाप छिपा है जो मैं नहीं देख सकता? रमाकांत की आवाज कांप गई। वो मेरे घर की बहू है, और इस हालत में नहीं कि कोई गैर मर्द उसे देखे। अब सिर्फ एक दीवार बची थी जिसके पीछे सुमन और उसके हाथों में पूरा सच छिपा था। उधर सुमन की आवाज कांप उठी, रवि जी, आग बुझ रही है। उसकी उंगलियां ढीली पड़ने लगी। मेरे हाथों में अब जान नहीं बची, पाइप छूट जाएगा। रवि घबरा गया, और तभी रमाकांत की आवाज भारी हो गई, मैंने कोई नीच काम नहीं किया सरपंच जी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। हाँ, मेरे घर में गैस नहीं थी। उन्होंने सिर झुका लिया। और ये खाना, उनकी आवाज टूट गई, मेरे बाबूजी का श्राद्ध। उन्होंने कांपते हुए कहा, ये गोबर गैस से बन रहा है। एक पल के लिए पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें सरपंच पर टिक गई। अब फैसला उनका था। क्या वो इस आग को अपमान समझेंगे या एक बहू की हिम्मत को सम्मान देंगे? रमाकांत की आवाज कांप रही थी। हाँ, गोबर,
उन्होंने सिर झुका लिया। गोबर की गैस पर बन रहा है खाना। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया और तभी रमाकांत की आवाज अचानक भर्रा गई, और जिस बहू को आप नीच कह रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पिछले आधे घंटे से अपने नंगे और छिले हुए हाथों से, उनकी आवाज टूट गई, उस फटते हुए पाइप को पकड़े बैठी है। ये सुनते ही हर इंसान की नजर उस दीवार की तरफ उठ गई जहां एक बहू अपनी जान पर खेलकर इज्जत बचा रही थी। रवि भागता हुआ अंदर गया। सुमन, सुमन! उसकी आवाज घबराहट से भर गई। बस बस सुमन! सुमन की सांसें तेज चल रही थी, हाथ पूरी तरह छिल चुके थे। आखिर उसने हिम्मत जुटाकर वॉल्व बंद कर दिया। आंच धीरे धीरे शांत हो गई। रवि ने उसके हाथ देखे, खाल जगह जगह से उतर चुकी थी। ये क्या कर लिया तूने? उसकी आवाज कांप गई। इतनी जिद क्यों की? सुमन हल्की मुस्कान के साथ बोली, खाना बन गया। उसकी आंखों में संतोष था। रवि जी, बाबूजी की इज्जत बच गई? उसने धीमे से पूछा। मेहमान भूखे तो नहीं है? उस पल हर किसी को एहसास हुआ, ये बहू अपने दर्द से नहीं, अपनी जिम्मेदारी से सोच रही थी। रमाकांत लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े और सुमन के सामने घुटनों पर बैठ गए। मेरी इज्जत तो उसी पल राख हो गई थी बहू। उनकी आवाज टूट गई। जब मैंने तुझे इस कबाड़ के पास अकेला छोड़ दिया था। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। आंगन में खड़े हर आदमी की आंखें नम हो गईं। तू मेरे घर की लाज बचाने के लिए आग में जल रही थी। रमाकांत की आवाज कांप रही थी। और मैं, उन्होंने सिर झुका लिया। मैं अंधा अपना झूठा घमंड पूज रहा था। मैंने विज्ञान को अछूत समझा। उनकी आंखों से आंसू टपकते रहे और अपनी ही बेटी को बेगानी कर दिया। आज पहली बार रमाकांत को समझ आया, असली अशुद्धता गोबर में नहीं, अहंकार में होती है। रमाकांत ने सरपंच की तरफ देखा। मुझे बिरादरी से बाहर कर दीजिए सरपंच जी। उनकी आवाज भारी थी। हाँ, मैंने गोबर की गैस पर खाना बनवाया है, मेरी सजा मुझे दीजिए। उन्होंने अपनी पगड़ी उतार ली। पर मेरी बहू को कुछ मत कहिए, इसने सिर्फ मेरा घर टूटने से बचाया है। सरपंच अचानक हंस पड़े। पागल हो गए हो रमाकांत? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सजा किस बात की? उन्होंने सुमन की तरफ देखा। इस बेटी ने आज सिर्फ तुम्हारा चूल्हा नहीं जलाया। उनकी आवाज गूंज उठी। इसने आज पूरे गांव की आंखें खोल दी हैं। अब फैसला हो चुका था। आज गांव में इज्जत का मतलब बदलने वाला था। हलवाई आगे आया। सच कह रहे हैं सरपंच जी, आधी से ज्यादा पूरियां बन चुकी हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। और कसम भगवान की, ऐसी साफ और मीठी आंच मैंने आज तक नहीं देखी। सरपंच ने रमाकांत के कंधे पर हाथ रखा। रमाकांत, तुम्हारे बाबूजी का श्राद्ध आज जिस पवित्रता और मेहनत से हुआ है, उन्होंने गर्व से कहा, वैसा इस गांव में आज तक किसी का नहीं हुआ। चलो। सरपंच ने जोर से कहा। बाहर पत्तल लगाओ, हम सब यहीं खाना खाएंगे और पूरे गर्व के साथ खाएंगे। रमाकांत ने अपनी पगड़ी उतारी और सुमन के सामने रख दी। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? सुमन घबरा गई। पगड़ी मत उतारिए। रमाकांत की आंखों में गर्व चमक उठा। आज से, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये पगड़ी मेरे सिर पर नहीं। उन्होंने सुमन के घायल हाथों को थाम लिया। तेरे इन घायल हाथों की सेवा करेगी बहू। आज से इस घर की असली मुखिया तू है। आज से इस घर के हर फैसले पर मेरी नहीं, तेरी मोहर लगेगी। रवि मुस्कुराया। तूने सच में चमत्कार कर दिया सुमन। तू सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, उसने गर्व से कहा। तूने आज हम गवारों को भी असली पढ़ाई पढ़ा दी। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबूजी, गैस अभी भी ड्रम में काफी बची है, अगर आप कहें। उसकी आंखों में चमक आ गई। तो बाकी का खाना भी बन जाएगा? रमाकांत हंस पड़े। बनेगा बहू, उन्होंने जोर से कहा। और आज चूल्हे पर सिर्फ हलवाई नहीं, उन्होंने रवि की तरफ देखा, हम सब मिलकर काम करेंगे।